हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा। संडे सीजन केप के इस वीडियो में डार्क मैटर सीरीज की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस सीरीज की कहानी मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स के अल्टरनेट रियलिटी के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन जेसन डेसन की जिंदगी में तूफान तब आता है जब उसे पता चलता है कि वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुका है जहां पर उसके पास सक्सेस तो बहुत है पर उसकी फैमिली नहीं है। तो क्या जेसन अपनी फैमिली से मिल पाता है? क्या वो उसका पता लगा पाता है जिसने उसकी दुनिया में जाकर उसकी जगह ली है? कहानी की शुरुआत जेसन टेसन की फैमिली से शुरू होती है, जिसके अंदर उसकी पत्नी डेनियला जो कि एक पेंटर है, साथ ही एक आर्ट गैलरी को भी ओन करती है। वहीं उनका बेटा चार्ली जो कि हाई स्कूल का एक स्टूडेंट है और सभी मिलकर शिकागो के अंदर एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन एक दिन अपने बेटे के साथ कॉलेज जाते समय जेसन का दोस्त रायन फोन करके उसे बताता है कि उसने अपने काम के लिए पाबिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत ही बड़े सम्मान की बात है। जिस बात को सुनकर जेसन को जहाँ खुशी होती है वहीं थोड़ा अफसोस भी होता है कि वो भी इस अवार्ड को पा सकता था। फिर अपने बेटे को छोड़ने के बाद यूनिवर्सिटी जाकर जब लेक्चर देता है तो उसके स्टूडेंट जहाँ उसके लेक्चर को सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन वो फिर भी उसकी परवाह किए बगैर अपने लेक्चर को कंप्लीट करता है। फिर आकर जब अपने पति की मदद कर रहा होता है तो रायन के बार बार फोन और मैसेज करने की वजह से जब डेनियला को पता चलता है कि रायन ने खास तौर पे उससे मिलने के लिए पास के ही एक बार में उसके लिए पार्टी रखी है, तो डेनियला के समझाने की वजह से वो वहाँ पे जाने का फैसला करता है। लेकिन इसी बीच दूसरा जेसन या जेसन 2 अपने बॉक्स से निकलकर उसके ऊपर नजर रखने लगता है, जिसके बाद जब जेसन विलेज टैब के अंदर पहुंचकर बारटेंडर मैट से मिलता है, फिर अपने दोस्त रायन से मिलकर उसे जब बधाई देता है तो वो मैट से सबसे ओल्ड स्कॉच खरीदकर उसके साथ सेलिब्रेट करता है। जिसके बाद रायन जहाँ उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है। फिर लगभग जब पार्टी खत्म हो जाती है तो रायन उसे जॉब ऑफर करते हुए उसे बताता है कि वो एक न्यूरोटेक कंपनी खोल रहा है। Congratulations. Thank you. Hi. Will you you can be over there later? लेकिन जब रायन को ये पता चलता है कि वो अपनी कंपनी सैन फ्रांसिस्को में खोलने वाला है तो वो उसे ये कहकर मना कर देता है कि वो अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश है। पर रायन के बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से जेसन उससे वादा करता है कि वो अपनी पति से फिर से बात करके उसे जरूर बताएगा। जिसके बाद उससे गुड बाय करके सबवे के रास्ते से निकल रहा होता है तो नशे में होने की वजह से वो डेनियला का फोन नहीं उठाता है। फिर उसे माफी मांगकर जब निकल ही रहा होता है कि जेसन 2 जब छुपकर उससे पैसे मांगता है तो जेसन गरीब होने की वजह से जैसे ही उसे पैसे देने के लिए पर्स निकालता है वो उसे किडनैप करके वहीं पे ले जाने लगता है जहाँ से वो बॉक्स से निकला था। फिर उसके मोबाइल का पासवर्ड पूछने के बाद खुद ही उसका पासवर्ड डालकर डेनियला के मैसेज को पढ़ता है। फिर रायन के बारे में पूछता है तो जेसन उसे जॉब ऑफर के बारे में बता देता है। फिर वेयर हाउस पहुंचकर उसके ऊपर हमला करके जहाँ उसकी वेडिंग रिंग को निकालता है, फिर उसके कपड़े निकलवा कर अपने पास रख लेता है। जिसके बाद जब वो उसे नीचे ले जा रहा होता है तो जेसन के रेजिस्ट करने की वजह से उसे किसी तरह का खास ड्रग इंजेक्ट करता है। फिर उसे धक्का मारकर उसे बैग में रखे हुए कपड़े को पहनने को बोलता है। जिसके बाद जब वो अपने ड्रग के बॉक्स को खोलता है तो जेसन के पूछने पे वो उसे बताता है कि ये संभावनाएं हैं। जिसके बाद जब जेसन 2 से पूछता है कि क्या वो अपनी जिंदगी में खुश है, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी जिंदगी में क्या बन सकते थे? जेसन 2 उसे बताता है कि उसे इसी ख्वाब को पकड़ के रखना है क्योंकि इसी के ऊपर उसकी जिंदगी टिकी हुई है। तुम्हें डर लग सकता है पर तुम इसे अपना सकते हो, वो सब पा सकते हो जो तुम्हें पाने का मौका नहीं मिला है। फिर माफी मांगते हुए बताता है कि I'm doing this for all. Both of us.
लेकिन जब जेसन उससे पूछने की कोशिश करता है तो वो उसे बताता है कि अगर वो उसे सच बता भी दे तब भी वो उसका यकीन नहीं करेगा, जिसके बाद उसे अपनी दुनिया में छोड़कर खुद जेसन की जगह लेते हुए अपनी याद जेसन के घर पहुंचकर डेनियला से मिलता है। वहीं उसके पूछने पर वो उसे बताता है कि उसे रैन के साथ समय बिताते हुए समय का बिल्कुल भी पता नहीं चला, लेकिन डेनियला तब भी उसके फोन न उठाने की वजह से उससे चाह नाराज होती है। पर जेसन 2 उसे रैन के जॉब ऑफर के बारे में बताकर अपने फैसले के बारे में बताकर उसे मनाते हुए उसके करीब आता है। वहीं दूसरी तरफ जब जेसन 2 की दुनिया में इंटर करते हुए वहां पे पहुंचता है तो साइंटिस्ट यहाँ उसके सारे कपड़े निकाल कर उसे अच्छी तरह से चेक करने के बाद उसे नहलाते हैं, जिसके बाद जब रेडिएशन टेस्ट नेगेटिव आता है तो जेसन 2 की गर्लफ्रेंड और इस स्पेशलिटी की साइकेट्रिस्ट उसे इस बारे में बताकर जब गले लगने की कोशिश करती है तो Who are you? जेसन के ना पहचानने की वजह से उसे जहाँ शौक लगता है वहीं जेसन को कोई आइडिया नहीं होता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। जिसके बाद जब एमेंडा उससे लेटर से मिलवाती है तो जेसन का कॉलेज फ्रेंड होने की वजह से वो जहाँ उसे पहचान जाता है, लेकिन जब बातचीत करते हुए वो लोग उसे यहाँ का चीफ साइंटिस्ट और को फाउंडर बुलाते हैं तो जेसन को फिर से एक धक्का लगता है। फिर पूरी की पूरी टीम उसके आने का जहाँ वेलकम करती है, लेकिन जब एमेंडा उसे बताती है कि वो पिछले 14 महीने से गायब है तो जेसन की पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। Fucking is. I don't know any of these people. I haven't seen you in God knows how long. लेटर उसके पैनिक करने की वजह से उसके ऊपर नजर रखने को बोल ही रहा होता है कि जेसन जैसे यहाँ से भागने का मौका देखता है वो लिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए नीचे पहुँच जाता है, लेकिन जब गेट नहीं खुल रहा होता है तो गार्ड उसको जानने की वजह से या बैट जेसन को जानने की वजह से जैसे ही गेट खोलता है वहाँ से भागकर टैक्सी लेते हुए जब घर पे पहुँचता है तो उसे उसके घर पे एमेंडा मिलती है, लेकिन जब लाइट जलाकर देखता है तो उसके घर का जहाँ पूरा कायाकल्प बदल चुका होता है। वहीं एमेंडा जब समझाने की कोशिश करती है तो वो उसकी बात पे विश्वास न करते हुए जैसे ही अपने बेटे के कमरे में जाता है उसे वहाँ पे उसके सारे किए गए रिसर्च, उसकी जीती गई ट्रॉफियाँ, यहाँ तक कि पाबिया का सम्मान भी उसी को मिला होता है। लेकिन एमेंडा वहाँ पे पहुँचकर जब उसे समझाने की कोशिश करती है तो वो उसकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा न करते हुए अपनी वाइफ को फोन लगाने की कोशिश करता है तो Daniela does. No, I have not. This. लेकिन जब लेटर को उसका फ़ोन आता है तो एमेंडा जहाँ उसे बता देती है कि जेसन यहीं पे है। फिर जेसन के पास जाकर जब उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसकी कोई शादी नहीं हुई है, ना ही उसका कोई बेटा है, तो जेसन के फिर से पैनिक होने की वजह से वो उसकी मदद करने की पेशकश करती है। लेकिन लेटर के आदमियों के आ जाने की वजह से जेसन एमेंडा के ऊपर भड़क कर वहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझता है। जिसके बाद जब उनसे बचते हुए उसकी नज़र विलेज टैब के ऊपर पड़ती है तो वो मैट के पास जाकर उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब मैट उसे पहचानने से इनकार कर देता है तो जेसन उसे अपने बारे में बताकर कल की पार्टी के बारे में बताकर जब समझाने की कोशिश करता है कि उसके दोस्त ने उसकी सबसे महंगी स्कॉच खरीदी थी। मैट सरप्राइज होते हुए उसे बोतल दिखाकर समझाने की कोशिश करता है कि वो जो कह रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन जब जेसन मानने को तैयार नहीं होता है तो उसके आदमी बुलाने पर जेसन खुद ही पीछे हटने का फैसला करता है, जिस बात का उसे इतना गहरा असर पड़ता है कि वो हॉस्पिटल जाकर अपना सीटी स्कैन करवाता है। फिर सुबह होने पर डॉक्टर उसके पास आकर बताती हैं कि उसके दिमाग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसके शरीर के अंदर एक ऐसा ड्रग मिला है या साइको एक्टिव कंपाउंड मिला है जिसके बारे में वो जानती तक नहीं है। साथ ही उसे ये भी बताती हैं कि उन्हें कोई डेनियलाइजेशन नहीं मिली है, न ही कोई चार्ली सेंट पीटर स्कूल के अंदर पड़ता है। जिसके बाद विकिपीडिया के जरिए जब उसकी कहानी बताने लगती हैं तो उसे पता चलता है कि 2010 के पहले यहाँ पाबिया पुरस्कार मिलने
मिलने के पहले उसकी सारी बातें सच्ची हैं, लेकिन उसके पास से उसकी कहानी कहीं से भी मेल नहीं खाती है, जिसकी वजह से जब वो उसे अपना टैबलेट देती है तो जेसन डेनियल का पूरा नाम लिखकर उसको खोजने में कामयाब हो जाता है। जिसके पास जब डॉक्टर वहाँ से निकल जाती है तो वो भी डेनियल से मिलने के लिए जैसे निकलता है उसका सामना डॉन से हो जाता है, जिसकी वजह से वो पेन मांगने का बहाना बनाकर अपने आप को जहाँ उसकी नजर से छुपाता है। फिर डेनियल के एग्जीबिशन में पहुंचकर अंदर जाने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि उसका नाम पहले से ही उसके गेस्ट लिस्ट में है, जिसकी वजह से जब वो इनविटेशन लेकर उसको खोजने लगता है तो तस्वीरों को देखकर उसे एहसास हो जाता है कि उसकी पेंटिंग उसी से प्रेरित है। वहीं जब उसकी नज़र उससे मिलती है तो वो सबसे पहले उससे मिलकर चार्ली के बारे में पूछता है, Charlie who? जिसके बाद डेनियल जहाँ उसे एलिसिया से मिलवाती है, वहीं रायन वहाँ पे आकर उससे मिलता है तो वो उससे बातचीत करते हुए जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसका बनाया गया कंपाउंड ड्रग कैसा काम कर रहा है, पर जेसन को इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। लेकिन तभी डेनियल जब सबको संबोधित करने लगती है तो उनकी बातचीत जहाँ बीच में रुक जाती है। फिर तीनों जब उसके घर पे जाकर बातचीत करने लगते हैं तो जेसन अपनी आप बीती कहानी को एक कहानी के माध्यम से उन्हें बताता है, जिसकी वजह से जब रायन को लगता है कि वो शख्स पूरी तरह से पागल है I'm not crazy. की वजह से जेसन जब उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो उससे कैसे प्रेरित हुई है। डेनियल उसे बताती है कि उसने जाने से पहले या उसको छोड़ने से पहले उससे कहा था, हमारा अस्तित्व हमारे चैन पे निर्भर करता है, क्योंकि हमारा चैन ही दुनियाएं बनाता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम एक ही समय में बहुत सी दुनियाओं में रह रहे हैं। साथ ही उस दिन ये भी कहा था कि उसने सबसे बड़ी गलती उसको लेकर की थी। फिर जाते हुए बताया था कि वो उससे अब कभी नहीं मिलेगा। फिर जब डेनियल जानने की कोशिश करती है कि आखिर चार्ली कौन है, Our son. जिसके बाद जब रायन को बताता है कि उसने उसकी दुनिया में पाविया जीता था तो रायन इस खबर को सुनकर खुश होता है, लेकिन उसका फोन आ जाने की वजह से वो वहां से जाने का फैसला करता है। जिसके बाद जब डेनियल उसे यहीं पे रुकने की सलाह देती है तो जेसन उसकी बात को मानकर वहीं दूसरी तरफ जेसन टू डेनियला को अपनी ज़िंदगी में पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश है और जेसन पढ़ने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से जब वो उसके यूनिवर्सिटी में जाता है तो वहाँ के सभी स्टूडेंट को देखकर उसे एहसास हो जाता है कि सभी के सभी स्टूडेंट अपने में ही व्यस्त हैं। इसी वजह से उनका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए उन्हें सबसे पहले समझाता है कि अगर वो लोग आज उसकी क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कल जब वो जॉब करने जाएंगे तो उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, बल्कि ध्यान न देने की वजह से वो कॉर्पोरेट के गुलाम बन के रह जाएंगे। जिसके बाद उनका ध्यान अपने टॉपिक पे खींचकर अपने लेक्चर को कंप्लीट करता है। फिर घर जाने पर जब डेनियल से बातचीत करते हुए पता चलता है कि वो अपने गैली के काम के लिए बहुत से शहरों में जाने वाली है तो जेसन टू उससे वादा करता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। जिस बात को सुनकर डेनियल थोड़ी सरप्राइज होती है, पर वो उसके इस फैसले से खुश भी होती है। लेकिन तभी जब रायन का मैसेज आता है तो डेनियल उसे बताती है कि उसने जॉब के लिए उसे फोन किया था, जिस बात को सुनकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। लेकिन जब चार्ली अपना स्केट लेकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए निकलने वाला होता है तो जेसन टू उसे सजेशन देता है कि उसे कभी भी पहले शुरुआत नहीं करनी है, नहीं तो वो इस खेल में अपनी हार को कबूल कर लेगा। जिसके बाद हम उसे छोटी छोटी गलतियां करते हुए देखते हैं, जैसे कि डेनियल का ब्रश यूज करना, सुबह जल्दी उठकर उसका वेलकम करना या हर बार उसके करीब आना। फिर अपने लेक्चर के लिए जाते समय रायन को कॉल करके साफ साफ समझाता है कि उसे उसकी जॉब में कोई रुचि नहीं है। साथ ही डेनियल को डायरेक्टली कॉल करने की वजह से उसे बताता है कि उसने अपनी हद पार कर दी है, जिसकी वजह से रायन उससे माफी मांगता है और वादा करता है कि वो कभी भी उसकी पत्नी को कॉल नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ जेसन अमेंडा को कॉल करके जब बताता है कि वो अपने दिमाग का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जा रहा
रहा है तो एमेंडा उसकी मदद करने के लिए अपने घर को छोड़कर हॉस्पिटल निकल जाती है, जिसकी वजह से जेसन इसका फायदा उठाते हुए अंदर जाने के बाद डेनियल को समझाने की कोशिश करता है कि इस घर में सिर्फ एक ही चीज जानी पहचानी है। वो वहाँ पे 5 साल पहले गए थे। फिर अपने बेटे के रूम में जाकर जब सारी चीजें इकट्ठा करने लगता है तो या उसके रिसर्च को कलेक्ट करने लगता है तो उसके फीलिंग जाहिर करने की वजह से डेनियला उसे बताती है कि जब वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी तो उसने कहा था कि उसे सोचने का समय चाहिए, पर अगले दिन आकर उसे ये कहकर मना कर दिया था कि वो अपने रिसर्च में व्यस्त होने की वजह से पूरे 1 साल तक एक कमरे के अंदर बिताने वाला है। लेकिन वो ऐसी जिंदगी उसके लिए नहीं चाहता है। वहीं जेसन उसे बताता है कि उसने भी अगले दिन आकर उसे बताया था कि वो उसको और उसके बच्चे को अपनाने वाला है। Are you fucking with me? जिस बात को सुनने के बाद डेनियला इमोशनल होते हुए उससे जानने की कोशिश करती है कि क्या वो सच बोल रहा है या सचमुच पागल हो गया है। I'm telling you the truth. फिर सारा सामान लेकर गाड़ी में बैठने के बाद जेसन 2 की गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। वहीं दूसरी तरफ जेसन 2 अपनी स्टोरेज यूनिट में जाकर अपने सामानों को जहाँ एक एक करके रखता है। वहीं इधर जब जेसन उसके रिसर्च को पढ़ने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसने उसके छोड़े गए प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया था। लेकिन जब डेनियला को समझ में नहीं आता है तो उसके पूछने पे वो उसे समझाता है कि जेसन ने उसके छोड़े गए मॉडल को पूरा कर लिया है, जिसकी वजह से उसने उसे इतना बड़ा बनाया है कि वो सिर्फ एक कर को नहीं बल्कि एक पूरे के पूरे इंसान को सुपर पोजिशन अवस्था में ला सकता है। A person to travel across the multiple realities of quantum physics. या एक ऐसा बॉक्स जो कि क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एक इंसान की दुनिया को मल्टीपल रियलिटी में बदलकर उसके अंदर ट्रैवल करवा सकती है। और शायद इसी का यूज करते हुए उसने मेरी दुनिया में प्रवेश किया था। जिसने उसे किडनैप किया था वो कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। लेकिन जब डेनियल को समझ में नहीं आता है तो वो उसे समझाता है कि उन दोनों की जिंदगी एक ही फैसले की वजह से अलग अलग दुनिया में बटी है, क्योंकि मैंने जहाँ तुम्हारे साथ रहना चुना था वहीं उसने अपने काम को चुना था। क्या पता जिस तरह से मैं उसकी दुनिया में हूँ वो भी उसकी दुनिया में हो। लेकिन दोनों मिलकर ये अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि आखिर जेसन 2 ने ऐसा क्यों किया है। फिर रात होने पर जब डेनियला को नींद नहीं आती है तो वो उसके पास आकर जहाँ उसकी फैमिली के बारे में जानने लगती है या अपने बारे में जानने लगती है। फिर दोनों बातचीत करते हुए जब एक दूसरे के करीब आने वाले होते हैं कि डेनियला के मोबाइल पे फोन आ जाने की वजह से उन्हें जहाँ उठना पड़ता है। लेकिन जब जेसन को एहसास होता है कि कोई गेट पे मौजूद है तो वो गेट पे जाकर जैसे ही झांकने लगता है जिसके बाद जब डॉन उसे फैसिलिटी के अंदर पहुंचाती है तो लेटर डेनियल के मारे जाने की वजह से उससे एक तरह से जहां माफी मांगता है, साथ ही उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग उसके इस तरह से आने के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। पर जेसन के कोऑपरेट न करने की वजह से वो उसे बताता है कि वो तब तक इसी तरह से पड़ा रहेगा जब तक वो अपनी याददाश्त पाने के लिए उनसे कोऑपरेट नहीं करता है। फिर कुछ देर बाद जब डिटेक्टिव जेमी मेसन उसकी फैसिलिटी में गायब हुए लोगों की वजह से उससे पूछताछ करने के लिए आती है तो वो न ही उसे प्लेयर कैप्टन के बारे में बताता है न ही जेसन के बारे में उसे कुछ बताता है, जिसकी वजह से जेमी एमेंडा और जेसन के रिश्ते के बारे में बताकर उससे बातचीत करने को बोलती है तो लेटर को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। पर एमेंडा जब जेमी से बातचीत करने के बाद उसके पास आकर भड़कने लगती है तो लेटर को जहाँ प्लेयर और जेसन की वजह से अपनी गर्दन फंसती हुई दिखती है। वहीं एमेंडा के गुस्सा करने पे वो उसे समझाता है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर उसके बहुत सारे पैसे लगे हैं। लेकिन तभी जेसन बड़े बड़े परेशान होने की वजह से उनकी बात मानने को तैयार हो जाता है तो लेटर अपने साथियों के साथ वहाँ पे पहुंचकर उससे सबसे पहले जानने की कोशिश करता है कि उसने यहाँ के बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं है। तो जेसन उसे यकीन दिलाता है कि उसने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया है, जिसकी वजह से वो लोग उसे आजाद करके उस बॉक्स के पास ले जाते हैं जिसे जेसन 2 ने बनाया है।
फिर उसके पास जाने पर उसे पता चलता है कि ये बॉक्स ऐसी एडिटिव मटेरियल से बना है जिसके अंदर ना बाहर से आवाज आ सकती है, ना ही अंदर से कोई रेडिएशन या कोई आवाज आ सकती है। साथ ही पूरा पार्क चुंबकीय कंपन पैदा करता है। फिर अंदर का नज़ारा दिखाते हुए उसे पता चलता है कि जेसन 2 के जाने से पहले 3 लोग पहले जा चुके हैं, जिसमें प्लेयर सबसे आखिरी थी। लेकिन किसी के वापस न लौटने की वजह से जेसन ने खुद ही उसके अंदर जाने का फैसला किया था। साथ ही वो पहला शख्स है जो बॉक्स के अंदर से वापस लौटा है, जिसके पास जब वो उसके रिसर्च को पढ़ रहा होता है तो अमेंडा उसके पास आकर उसे एक कंपनी देने की कोशिश करती है। वहीं जेसन के पूछने पर उसे पता चलता है कि रायन ने उसके लिए एक ड्रग बनाया था, जिसके पास जब वो उसके बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि जेसन 2 से उसका रिश्ता लगभग 1 साल पुराना है। वहीं जेसन जब उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो शायद जिसको ढूंढ रहे हैं वो नहीं है, तो अमेंडा उसकी बात को सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब लेटर को इस बारे में पता चलता है तो वो उससे पूछताछ करते हुए फिर से जानने की कोशिश करता है कि क्या उसने इस फैसिलिटी के बारे में किसी को बताया है। तो जेसन के नाम में जवाब देने पर वो रायन को वहाँ पे लाकर उसे बताता है कि उसे रायन के जरिए सब कुछ मालूम चल चुका है, जिसकी वजह से जेसन का गुस्सा जब उसके ऊपर फूट पड़ता है तो डॉन उसे टॉर्चर करते हुए जानने की कोशिश करती है कि आखिर ये बॉक्स कैसे काम करता है। लेकिन उसकी कुछ न बताने पर लेटर उसे बातचीत करते हुए इस बारे में जानने की कोशिश करता है तो वो उसे ये कह के शांत कर देता है कि Get in the box. You close the door. And you twirl around and you fucking cross your fingers. I don't fucking know. जिसके बाद जब वो लोग उसे रायन के कमरे में डालते हैं तो उसे बातचीत करते हुए पता चलता है कि एल्डर के कॉल करने पर उसने सारी सच्चाई उसे बता दी थी। तो रायन जब डेनियला की मौत का जिम्मेदार खुद को समझने लगता है तो जेसन उसे समझाकर शांत करता है। वहीं उसके पूछने पर उसे पता चलता है कि रायन ने एक ऐसा ड्रग बनाया है जिसको इंजेक्ट करने पर उसका जहाँ असर 3 मिनट में होता है, वही दिमाग के कुछ हिस्से अपना काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जेसन को अंदाजा हो जाता है कि रायन का बनाया हुआ ड्रग मल्टीवर्स गेट तक पहुंचने की एक चाबी है। लेकिन तभी लेटन के साथ ही वहाँ पे आकर रायन को वहाँ से ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेसन 2 डेनियला के साथ महंगी वाइन पीते हुए जब डिनर कर रहा होता है तो डेनियला जहाँ उसके ज़्यादा पैसे खर्च करने की वजह से सरप्राइज होती है। वहीं उसकी दोस्त जब उसे टकराती है तो जेसन को पता चलता है कि उसके घर पे कल पार्टी रखी गई है। इसी वजह से वो सुबह होने पर चार्ली को जहाँ शॉपिंग करवाते हुए अपनी गेस्ट लिस्ट तैयार करता है। साथ ही ये पता करता है कि आखिर वो लोग क्या क्या काम करते हैं और उनकी फैमिली में कितने मेंबर हैं। जिसके बाद जब पार्टी स्टार्ट होती है तो वो अपनी लिस्ट के हिसाब से जहाँ सभी से मिलता है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। लेकिन जब डेनियला उस दिन उसके लेट होने का कारण पूछती है तो वो सारी बातें उसे वैसे ही बताता है जैसा जेसन ने उस दिन किया था। फिर एक्सीडेंट के बारे में बताकर अपने हाथ पे लगे हुए चोट को डिफाइन करता है। साथ ही ये बताता है कि उसके अंदर के बदलाव का कारण उस दिन का हादसा है। वहीं इधर अमेंडा जेसन की मदद करने का फैसला करके उसके रूम से निकालकर जब ले जाने लगती है तो ऊपर जाने पर उनका सामना जहाँ लेटर से हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग उससे पीछा छुड़ाकर बॉक्स के अंदर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जब अमेंडा का पासवर्ड काम नहीं करता है तो जेसन अपना पासवर्ड यूज़ करते हुए फिर अंदर जाने के बाद अपने आप को एक एक करके इंजेक्ट करने के बाद उनकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को मल्टीवर्स गेट के या मल्टीपल रियलिटी सेक्शन के अंदर पाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ डॉन के एक हाथ की पूरी उंगली गवा देने की वजह से डॉक्टर की पूरी टीम जहां उसकी देखभाल करती है, लेकिन जब लेटन को एहसास होता है कि वो बिना अंदर जाए हुए जेसन को नहीं पकड़ सकता है तो वो भी अंदर जाने का फैसला करता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को इंजेक्ट करके मल्टीवर्स गेट या रियलिटी गेट के पास पहुंचता है। तो वो सबसे पहले उनको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत दूर तक चलने के बावजूद भी जब उनका कोई नामो निशान नहीं मिलता है तो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट होने के बाद जब वो एक गेट खोलकर उनको ढूंढने के लिए निकलता है तो उसके अंदर आने पे पता चलता है कि उसका ये डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं गया है। इसी बीच जब जेसन को एमेंडा से पता चलता है कि लेटन उसको खोजने के लिए जरूर आएगा तो वो भी दरवाजे को गिरते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पता चलता है कि हर 12 फीट पे जहाँ एक दरवाजा है, लेकिन जब दरवाजों का अंत नहीं होता है तो एमेंडा के पूछने पे जेसन उसे बताता है कि वो लोग सुपर पोजीशन के अंदर है या डर की वजह से उनका दिमाग एक ऐसी पोजीशन में पहुंच चुका है कि उनके दिमाग की हर एक सोच एक रियलिटी गेट का निर्माण कर रही है। जिस तरह से सोच का कोई अंत नहीं है, उसी तरह से ये गेट भी कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं। जिसके बाद जब वो एक दरवाजे को खोलकर बाहर निकलते हैं तो उन्हें चारों तरफ जहाँ राख उड़ती हुई नजर आती है। फिर बिल्डिंग से बाहर निकलकर जब देखते हैं तो उन्हें बाहर कोई भी इंसान या जानवर नहीं मिलता है, बल्कि कुछ दूर आगे जाने पर बिल्डिंगें गिरने लगती हैं तो वो यहाँ से निकलने का फैसला करके किसी तरह से बचते बचाते हुए बॉक्स के अंदर पहुंचते हैं। फिर अपने आप को रिलैक्स करने के बाद ट्रक की काउंटिंग करते हैं तो उनके पास टोटल 41 ट्रक की शीशियां होती हैं। साथ ही दोनों मिलकर सिर्फ 24 बार ही गेट को खोल सकते हैं, लेकिन जब उनकी नजर जीपीएस के ऊपर पड़ती है तो उन्हें पता चलता है कि जीपीएस का लोकेशन अभी भी वेलोसिटी की फैसिलिटी को ही दिखा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें अंदाजा होता है कि वो भले ही गेट खोलकर अलग अलग रियलिटी में चले जाएं, पर उनका लोकेशन हमेशा ही सेम रहेगा। जिसकी वजह से जब वो फिर से अपने आप को इंजेक्ट करके मल्टीवर्स गेट के अंदर पहुंचते हैं तो उनके फिर से दरवाजा खोलने पर फिर दूसरी बार जब दरवाजा खोलते हैं तो उस दुनिया के अंदर वायुमंडल ही नहीं होता है, जिसकी वजह से एमेंडा फिर से परेशान होते हुए वहां से दौड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसकी ये कोशिश कहीं पे भी जाकर खत्म नहीं होती है। जिसकी वजह से जेसन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जैसा सोच रही है कि वैसे काम नहीं करता है। ये एक ऐसी रियलिटी की दुनिया है जहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं। इन दरवाजों के पीछे एक ऐसी दुनिया भी हो सकती है कि जहाँ से हम कभी भी भाग ही न पाए हों। इसीलिए उन्हें शांत होकर एक टाइम पे एक ही फैसला लेना होगा। जिसके बाद जब वो लोग फिर से दरवाजे को खोलते हैं तो वो लोग वैसे ही रियलिटी में पहुंच जाते हैं, जिस बात को जेसन उसे समझा रहा होता है। या उनके पास जाने पर उन्हें उस दुनिया का एमेंडा और जेसन भागते हुए नजर आते हैं। फिर लेटर और डॉन उसका पीछा करते हुए जब उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो दोनों जहाँ एक दूसरे पे ब्लेम करने लगते हैं, वहीं डॉन एमेंडा को मार डालती है। लेकिन जेसन इस नज़ारे को देखने के बाद अपनी एमेंडा को लेटर से बचाते हुए बॉक्स के अंदर ले आता है। फिर एमेंडा को दिलासा देने के बाद दोनों अपनी थ्योरी पे बातचीत करते हुए एक एक करके जहाँ फिर से दरवाजे को खोलने लगते हैं। लेकिन जब जेसन को हर बार निराशा ही हाथ लगती है तो उसके फ्रस्ट्रेट होने पर एमेंडा जहाँ अपना आपा खोते हुए दरवाजे को खोलकर बर्फीले तूफान के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से जेसन को ना चाहते हुए भी उसके पीछे जाकर उसे सबसे पहले रोकने की कोशिश करता है। पर आगे जाने पे जहाँ वो अपना रास्ता भूल जाते हैं, वहीं ठंड की वजह से जब एमेंडा की हालत खराब होने लगती है तो जेसन उसे उठाकर एक घर के अंदर ले जाता है। फिर पड़ी हुई रजाइयों से उसे ढककर मैच बॉक्स को खोजने के बाद उसके लिए आग जलाता है। फिर सुबह होने पर जब वो बाहर आता है तो पूरा का पूरा शहर या देश बर्फ के गर्त में समा चुका होता है। साथ ही उसे अपने बॉक्स का लोकेशन भी नहीं पता चलता है, जिसकी वजह से वो घर के अंदर आकर घर की फैमिली की फोटो देखता है तो उसे जहाँ अपने छोटे बेटे की याद आती है जो कि इस दुनिया में नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद जब एमेंडा की नींद टूटती है तो वो उससे माफी मांगकर बताती है कि उसके पिता अक्सर ऐसे ही बर्फीले तूफानों में लाया करते थे और जब कभी कभी उनका सामना ऐसे बर्फीले तूफानों से होता था तो उससे हमेशा लगता था कि ये दुनिया बर्बाद होने वाली है। जिस बात को सुनने के बाद जब जेसन उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या वो गेट खोलने से पहले इसी बारे में सोच रही थी तो एमेंडा के
हामी भरने पर जेसन को एहसास हो जाता है कि जिस बात को सोचकर वो दरवाजा खोलते हैं वैसी ही दुनिया उन्हें गेट खोलने के बाद नसीब होती है। इसी वजह से वो इस बात को डिस्कस करने के बाद पूरी तरह से तैयार होने के बाद बाहर जाकर जब दरवाजे को ढूंढने लगते हैं तो ठंड की वजह से जहाँ उनका GPS काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब बिल्डिंग को देखकर दिशाओं को मेजर करने के बाद बॉक्स के चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करने की वजह से वो कंपास का यूज करते हुए उसे जब ढूंढने लगते हैं तो उन्हें बॉक्स मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ डेनियला अपने दोनों बेटे का जन्मदिन होने की वजह से मैक्स को याद करती है। वहीं जेसन 2 को इस बारे में बिल्कुल भी पता ना होने की वजह से वो फिर से जब लेक्चर देने के लिए जाता है तो वहाँ पे मौजूद सारे स्टूडेंट लेक्चर को सीरियसली नहीं ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से जब वो सरप्राइज टेस्ट लेने का फैसला करता है तो उनके पास कॉपी ना होने की वजह से वो एक एक करके बाहर निकालते हुए उनको फेल करना शुरू कर देता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसके इस डिसीजन की वजह से पूरी की पूरी क्लास ही पार हो जाएगी या फेल हो जाएगी तो वो खुद ही नौकरी छोड़ने का फैसला करके सीधे अपने दोस्त लेटर के पास पहुंच जाता है। लेकिन जब लेटर उसे बातचीत करते हुए बताता है कि वो उसके किसी भी प्रोजेक्ट में पैसे नहीं लगाएगा, जेसन 2 उसे बॉक्स दिखाने का फैसला करके उसे वहाँ पे ले जाता है। Salute. फिर अंदर ले जाने के बाद जब वहाँ के नज़ारे को दिखाता है तो लेटर वहाँ के नज़ारे को देखकर पूरी तरह से होश खो बैठता है। लेकिन जब वो एक्साइटेड होकर गेट खोलने की कोशिश करता है तो जेसन 2 उसे समझाता है कि उसकी एक गलत सोच उन दोनों की मौत का कारण बन सकती है। इसी वजह से वो उसे मेडिटेट करवा कर सबसे पहले उसका दिमाग शांत करवाता है, फिर उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ पर उसके दादाजी जिंदा होते हैं। He was alive. फिर बाहर आने के बाद जब वो उससे जानने की कोशिश करता है कि वो चाहता तो किसी भी बिलियनियर को चूज करके इससे अरबों या खरबों कमा सकता था, पर उसने उसे ही क्यों चुना है। जिस बात का जवाब देते हुए जेसन 2 उसे जहाँ अपनी पूरी सच्चाई बता देता है। लेकिन जब वो उसे यहाँ पे आने का कारण पूछता है तो जेसन 2 उसे बस इतना बताता है कि वो यहाँ पे कुछ ऐसा ठीक करने आया है जिसको उसने बरसों पहले बिगाड़ दिया था। जिसके बाद वो पैसों की बात करते हुए दूसरी दुनिया में जाने के लिए जहाँ उससे डील करता है। इसी बीच डेनियला अपने बेटे के साथ मैक्स के पेड़ के पास पहुंचकर या उस जगह पे पहुंचकर जहां पर उन्होंने उसकी अस्थियों के साथ पेड़ उगाया था, दोनों जहां वहां पे बैठकर उसके बारे में बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेसन भी अमेंडा के साथ अंदर आने के बाद एक दूसरे से बातचीत करते हुए अपने बेटे मैक्स के बारे में उसे बताता है, जिससे हमें पता चलता है कि डेनियला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, पर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाने की वजह से मैक्स की मौत हो गई थी। फिर रात होने के बाद जब चार्ली अपनी माँ से अपने पिता के चेंजेस के बारे में बातचीत कर ही रहा होता है कि Hey, fam. जिसकी वजह से वो लोग मैक्स का जिक्र करते हुए उसके गायब होने के पीछे का रीज़न पूछते हैं तो वो फिर से उन्हें झूठ बोलते हुए अपने बिजी होने का हवाला देता है, जो बात डेनियला को पूरी तरह से हजम नहीं होती है। सबसे पहले उसको तोहफा देते हुए उसे मनाता है, फिर चार्ली को बर्थडे गिफ्ट देते हुए कार की चाबी पकड़ाता है तो उसकी भी नाराजगी दूर हो जाती है। फिर बाहर जाकर अपने जॉब के बारे में जब बताता है तो डेनियला के पैसों को लेकर चिंता करने पर वो उसे बताता है कि उसने अपने बॉक्स का प्रोजेक्ट फिर से शुरू कर दिया है, साथ ही एक इन्वेस्टर से उसकी डील भी होने वाली है। इसी वजह से वो फिर से अपनी पेंटिंग शुरू करके पैसे कमाने की सोच को भूल सकती है। जिसके बाद अगले दिन लेटर को बॉस के अंदर ले जाने से पहले सबसे पहले उसे समझाता है कि अंदर किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले उसे अच्छी तरह से उसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि एक बार भी अगर उसका फैसला गलत होता है तो वो लोग उसी दुनिया में फंस के रह जाएंगे। साथ ही किसी समय पे भी उसे अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। फिर अंदर ले जाकर सबसे पहले ये बताता है कि उसे ड्रग को कैसे लेना है। फिर रियलिटी सेक्शन में जाकर उसके पूछने पे बताता है कि जिस दुनिया में वो पैदा हुए हैं उनके फैसले की वजह से एक ऐसा पल जरूर आया है जिसकी वजह से उनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हुई हैं। साथ ही ड्रग का असर खत्म होने के बाद भी ये पॉक वहीं पे रहेगा जैसा वो छोड़ कर गया था। फिर कुछ दुनियाओं की सैर करवाने के बाद उसे चलने को बोलता है तो लेटन की जिद करने की वजह से जेसन 2 उसे समझाता है कि उनके पास सिर्फ 12 शीशियां बची हैं, जिसकी वजह से लेटन उसे और शीशियां लाने को पूछकर उसे
बताता है कि उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अगर वो और शीशा लाता है तो वो उसे हर एक शीशी का $10 लाख देगा। तो जेसन टू जहाँ उसकी बात को मान जाता है, फिर अपने घर पहुंचकर डेनियला के अब भी नाराज होने की वजह से उसे मनाते हुए बताता है कि उनकी डील लगभग कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी वजह से उनके ऊपर पैसों की बारिश होने वाली है। जिसके बाद वो अगले दिन अपने यूनिवर्स में पहुंचकर डक के बैग को लेकर जा ही रहा होता है कि उसे अपने साथी से बातचीत करते हुए पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था। साथ ही ये भी पता चल जाता है कि जेसन और अमेंडा बॉक्स के अंदर गए हैं, लेकिन जब वो उससे जानने की कोशिश करती है कि अंदर जाने पे कैसा महसूस होता है, It's hell. फिर बॉक्स से निकलते हुए जब लेटर उसके पास आता है तो उसके पूछने पे वो उसे बताता है कि उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वो सिर्फ अपने फैसलों पे निर्भर रहेगा, क्योंकि वो बहुत ही जल्द सिर्फ इस दुनिया के बॉक्स को सील करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जेसन और मेंडा अपने आप को संभालने के बाद फिर से एक दुनिया के गेट को खोलते हैं तो वो दोनों जहाँ अपने आप को समुद्र के बीचों बीच पाते हैं। फिर किसी तरह से बॉक्स को बंद करने के बाद जब जेसन फिर से खोलने की कोशिश करता है तो अमेंडा उसे रोकते हुए समझाती है कि उन्हें सबसे पहले अपने आप को शांत करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जेसन उसकी बात को मानकर उसके साथ कैसी गेम खेलते हुए उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। लेकिन जब डक का असर खत्म होने की वजह से वो लोग बॉक्स के अंदर पहुंच जाते हैं तो उनके दरवाजा खोलने पर वो फिर से वेलोसिटी के अंदर पहुंचते हैं। लेकिन चारों तरफ खोजबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि लाइट ना होने की वजह से सारी चीजें जहां बंद है वहीं यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचा है। लेकिन तभी उन्हें जहां बाहर से किसी के टहलने की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसकी वजह से वो छुपते छुपाते हुए बॉक्स के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उनकी मुलाकात ब्लेयर कैप्लन से होती है, जो कि जेसन टू से पहले बॉक्स के अंदर गई थी। जिसके बाद वो लोग जहाँ उसे अपनी कहानी से रूबरू करवाते हैं, वहीं उसे बातचीत करते हुए पता चलता है कि वो इंजीनियर करने से पहले एक वकील बनना चाहती थी, जो कि उसकी ज़िंदगी का एक ब्रेकिंग पॉइंट है। जिसके बाद जब वो लोग उसे यहाँ के कंडीशन के बारे में पूछते हैं तो वो दिखाते हुए बताती है कि उसके यहाँ आने से पहले उसका एक वर्जन पहले भी आ चुका है, पर यहाँ के पंछियों के आतंक की वजह से ना वो बची है ना ही यहाँ का स्टाफ बचा है, साथ ही बाहर भी किसी का भी नामो निशान नहीं बचा है। So far. लेकिन जब अमेंडा उससे जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो वापस क्यों नहीं गई है, ब्लेयर कांपते हुए लफ्जों में बताती है कि वो जब तक उस बॉक्स के अंदर नहीं जाएगी जब तक वो पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती है। जेसन और अमेंडा उसके फैसले का सम्मान करते हुए वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। वहीं प्लेयर उनकी मदद करते हुए अपनी एक ऐसी डायरी देती है जिसमें उसने अपने बॉक्स के खोलने का एक्सपीरियंस शेयर किया होता है। लेकिन अंदर जाने के बाद जब अमेंडा का पेशेंट जवाब दे जाता है तो वो ये कह के रोने लगती है कि जेसन के एक फैसले की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई है। लेकिन जब उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर जेसन टू ने ऐसा क्यों किया है, जेसन उसे समझाता है कि डेनियला के प्रेग्नेंट होने पर वो उसके बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं थी, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी बिताए जो अपने काम की वजह से उसके साथ नहीं रहेगा। तो जैसा कि उसने डेनियला के साथ रहने का फैसला किया था, उसी तरह से उसने अपने काम को चुना था। इसी वजह से अगर वो उसकी जगह पे होता तो वो भी उसी की तरह ये साबित करने में लग जाता कि उसका फैसला बिल्कुल सही था। पर शायद उसकी दुनिया में आने के बाद उसे एहसास हुआ हो कि उसका डेनियला को ना चुनना कितना गलत था। फिर प्लेयर के नोट का सहारा लेते हुए अपनी दुनिया के बारे में मेंशन करने के बाद फिर से दरवाजे को खोलकर जब बाहर निकलते हैं तो जेसन को लगता है कि वो अपनी दुनिया में पहुंच चुका है। लेकिन बाहर जाने पर जब सारी जगह खाली मिलती है तो जेसन एक गाड़ी चुराकर अपने घर पे पहुंचने का फैसला करता है। फिर दरवाजे को नॉक करने के बाद डेनियला जब दरवाजे को खोलती है तो What's happening?
वो जहाँ किसी वायरस की चपेट में आने की वजह से मरने की कगार पे होती है, वहीं चार्ली अपने ऊपर कमरे में मृत पड़ा होता है। लेकिन तभी फौज के लोग मेडिकल यूनिट के साथ आकर सबसे पहले उनको चेक करते हैं। वहीं जेसन की रिक्वेस्ट करने पर जब वो लोग डेनियला को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कुछ ही दिनों की मेहमान है, जिसकी वजह से डॉक्टर उसे टच ना करने की हिदायत देकर उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन देती है ताकि वो सुकून से मर सके। लेकिन एमेंडा के लाख समझाने के बावजूद भी जेसन उसके पास जाकर पहले उससे बातचीत करता है, फिर उसकी मौत की सच्चाई को बताकर उसके कहने पे मॉर्फिन को इंजेक्ट करता है। जिसके बाद फिर से कोशिश करते हैं तो उन्हें बाहर आने पर सब कुछ जहाँ नॉर्मल लगता है, जिसकी वजह से जेसन अपने घर में पहुंचकर चाकू को उठाकर जेसन 2 का सामना करने के लिए जाता है तो उसकी पत्नी उसको देखने के बाद जहाँ चीखने लगती है। फिर पुलिस को कॉल करते हुए जब उसके बारे में बताती है तो पता चलता है कि वो इस दुनिया में वांटेड है। लेकिन तभी चार्ली वहाँ पे आकर उसे गुस्सा रसीद करते हुए उसे जब रोकने की कोशिश करता है तो Don't ever come back here. Get out! जेसन जहाँ उनसे माफ़ी मांगते हुए ये कहकर निकल जाता है कि वो उनसे प्यार करता है। जिसके बाद एमेंडा के पास पहुंचकर सारी हकीकत बताता है तो पुलिस से बचने के लिए बॉक्स तक पहुंचने के लिए एमेंडा उसे अपने माँ के घर पे ले जाती है। लेकिन उसको देखने के साथ ही उसकी माँ पूरी तरह से चौंक जाती है। वहीं जेसन को पता चलता है कि एमेंडा की हाल ही में मौत हुई है। जिस बात को जानने के बाद एमेंडा अपनी माँ से बातचीत करते हुए वहाँ से निकलने से पहले उन्हें बताती है कि वो एक अच्छी जगह पे है, वो खुश है और उनकी याद आती है। इसी दर्द के साथ जहाँ की पार्ट खत्म हो जाता है, वहीं मिलते इसके अगले पार्ट में या फाइनल पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।